नमस्कार। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कल वहां युवा नेता बालेंद्र शाह ने शपथ ली, प्रधानमंत्री बन गए और उनके मंत्रिमंडल की भी शपथ हो गई। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर ही उनकी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल का घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है, ऐसा नहीं लगता था कि नेपाल में सत्ता बदलते ही जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पहले के जो राजनेता हैं उनको इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बालेंद्र शाह की सरकार ने तत्परता दिखाई और उनके सरकार ने एक आयोग बना था जेएनजी आंदोलन की जांच के लिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया। केपी शर्मा ओली पिछले साल सितंबर में, जब 8 से 13 सितंबर के बीच नेपाल में ये सब घटनाक्रम हुआ, एक आंदोलन हुआ युवाओं का, युवा छात्रों का, जिसके बाद उनकी सरकार चली गई, केपी शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार ने एक आयोग बनाया। ये आयोग था जांच के लिए, जो घटनाएं हुई थी उन सब घटनाओं की जांच के लिए और जिम्मेदार कौन है इसे दोषी ठहराने के लिए। तो आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें केपी शर्मा ओली और उनके गृह मंत्री रमेश लेखक को दोषी माना गया। उस समय के जो कई पुलिस अधिकारी थे उनको भी दोषी माना गया और रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी गई थी। इस रिपोर्ट पर तत्काल बालेंद्र शाह की सरकार ने एक्शन लिया और कल ही केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया। बालेंद्र शाह भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। ये उस समय भी चर्चा में आए थे जब ये जेएनजी आंदोलन चल रहा था, तब वो काठमांडू के मेयर थे। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री चुन लिए गए। काठमांडू से ही वो सांसद बने हैं। बालेंद्र शाह का नाम उस समय भी अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए चला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। और एक खास बात यह है कि जिन केपी शर्मा ओली को कल गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेंद्र शाह की सरकार द्वारा, उन्हीं को बालेंद्र शाह ने लोकसभा के चुनाव में पराजित भी किया। जो वहां की संसद है उसके चुनाव के लिए वो उनके सामने ही उतरे और उनको भारी मतों से पराजित किया। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के वो बहुत तेज तर्रार नेता रहे, प्रभावी नेता रहे हैं और कई बार वे प्रधानमंत्री रहे और भारत विरोधी रुख के लिए भी वे जाने जाते थे। उनके प्रधानमंत्री रहते बार बार भारत के साथ सीमा विवाद होता था। वो सीमा को लेकर कई बार विवादित बयान भी देते थे और आक्रामक रुख अपनाते थे भारत के खिलाफ। इस कारण उनकी लोकप्रियता भी घटती चली गई और वो चुनाव भी हार गए। अब नेपाल में एक नया युग है। नेपाल एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अभी जो ये आयोग की रिपोर्ट है इसके अनुसार कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और जिस तरह से बालेंद्र शाह ने सत्ता संभाली है और उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो नेपाल की राजनीति के लिए और नेपाल के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल है। बालेंद्र शाह का शपथ ग्रहण समारोह भी चर्चा में है। उन्होंने एक खास मुहूर्त में, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, उसमें शपथ ली। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। 7 ब्राह्मणों द्वारा शंख ध्वनि की गई और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, शपथ ग्रहण समारोह की। तो नेपाल का जो घटनाक्रम है ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला तो नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद थी ही कि कार्रवाई होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इस आंदोलन में तमाम लोगों की जानें गई थी। लगभग 76 लोग इस पूरे आंदोलन में मारे गए थे और 8 तारीख को 19 छात्रों की भी जानें चली गई थी जब पुलिस ने गोली चला दी थी इन छात्रों के ऊपर।
तो ये सब तो होना ही था। अब जो किया है उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। नेपाल के सामने संकट भी आया, कई निर्दोष लोग मारे गए, संपत्ति को नुकसान हुआ, तो नेपाल को कई तरह की आर्थिक क्षति भी हुई, संपत्तियों का नुकसान भी हुआ, और ये पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार की गलतियों के कारण हुआ, उनकी गलत नीतियों के कारण हुआ। अंततः छात्रों ने और युवाओं ने नेपाल के भविष्य के लिए अपने हाथ में कमान संभाली और वो सड़कों पर उतरे और सफल हुए। अब देखते हैं कि बालेन शाह के नेतृत्व में किस तरह से वो नेपाल का भविष्य संभालते हैं, सजाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी नीति क्या रहती है, ये देखने वाली बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शपथ लेने पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, उनको बधाई दी है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।